हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम टू आपकी केमिस्ट्री कक्षा। एंड वी आर लर्निंग चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स। एंड टिल द लास्ट लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर हमने एंथैल्पी के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ लिया। डेल यू एंड डेल एच में क्या रिलेशन है हमने ये पढ़ लिया। सीपी एंड सीवी में क्या रिलेशन है ये पढ़ लिया। और डेल एच का सीपी से एंड डेल यू का सीवी से क्या रिलेशन है ये भी हमने डिस्कस कर लिया। ओके, इन टुडेज लेक्चर वी विल डिस्कस और वी विल स्टार्ट टू लर्न। एक्चुअली अब अगर हम देखें तो डिफरेंट प्रोसेस के लिए हम आज से स्टार्ट करेंगे कि डिफरेंट प्रोसेस जैसे आइसोथर्मल है, आइसोबैरिक है, आइसोकोरिक है और एडियाबैटिक है। इन सारे प्रोसेस में ड्यूरिंग द प्रोसेस डी क्यू क्या होता है, वर्क डन क्या होता है, डेल यू क्या होता है एंड डेल एच क्या होता है। ओके, तो एक लेक्चर में तो ये सारा कंप्लीट नहीं हो पाएगा, है ना। तो देखते हैं कि आज हम कितना कर पाते हैं, लेकिन सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे आइसोथर्मल से। ओके, तो देखो ये है बेसिकली हमको जो स्टडी करना है, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ क्यू, डब्ल्यू, डेल यू एंड डेल एच फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसेस ऑन एन आइडियल गैस। मींस कोई भी आइडियल गैस जब एक प्रोसेस में एंटर करती है, चाहे वो आइसोथर्मल हो, आइसोकोरिक हो, आइसोबैरिक हो और एडियाबैटिक हो, तो उसके ऊपर हीट, वर्क, डेल यू, डेल एच उस ड्यूरिंग दैट प्रोसेस क्या होता है। ओके, सो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस ऑफ एन आइडियल गैस। ओके, तो देखो अब यहां पर हम स्टार्ट करेंगे बेसिकली फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को भी हम ध्यान में रख के चलेंगे, दैट इज डेल यू इक्वल्स टू डी क्यू प्लस डब्ल्यू। ओके, अब क्योंकि प्रोसेस कैसा है, आइसोथर्मल है, वेदर इट रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल इससे हमको कोई मतलब नहीं है, है ना। इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल होने से आइसोथर्मल प्रोसेस में अगर हम देखें तो डेल्टा टी या फिर अगर हम बोलें dt, चेंज इन टेम्परेचर क्या होता है, जीरो होता है। ओके, हमको पता है बिकॉज टेम्परेचर थ्रू आउट कैसा रहता है, कांस्टेंट रहता है, बिकॉज टेम्परेचर इज कांस्टेंट, है ना, तभी तो वो आइसोथर्मल प्रोसेस है। और अगर डेल यू एंड dt जीरो है, अब देखो सिंस वी नो डेल यू इक्वल्स टू क्या होता है, NCV del T एंड डेल H इक्वल्स टू क्या होता है, NCP del T। ये हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं, है ना। अब यहां पर डेल टी भी जीरो हो गया, ये रहा डेल टी और ये डेल टी क्या हो गया, जीरो हो गया। देयरफॉर हम क्या बोल सकते हैं, फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस डेल यू भी जीरो हुआ एज वेल एज डेल एच भी क्या हुआ, जीरो हो गया। ओके, तो ये हमारा पॉइंट नंबर 1 हुआ कि ड्यूरिंग आइसोथर्मल प्रोसेस डेल यू एंड डेल एच क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। क्लियर, तो यहां पर हम एक रिलेशन, इसको हम नंबर 1 डाल देते हैं। ओके, लेकिन हर प्रोसेस में हम इसको पहले रखें ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अब डेल यू जीरो हो गया, नाउ अब हमको यूज क्या करना है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, तो फ्लॉट में डेल यू जीरो हो जाएगा, तो अगर हम मैथमेटिकल फॉर्म लें तो डेल यू की जगह जीरो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डी क्यू प्लस डब्ल्यू, और वी कैन से dq equals to minus w. ओके, क्लियर, मींस आइसोथर्मल प्रोसेस में जो भी सिस्टम को हीट मिलेगी या सिस्टम जो भी हीट रिलीज करेगा वो पूरा का पूरा वर्क में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। तो इस स्टेटमेंट को हम दो तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, कैसे लिख सकते हैं, इट इज नॉट फॉर रिवर्सिबल, इट इज फॉर रिवर्सिबल एज वेल एज फॉर इरिवर्सिबल, है ना। तो यहां हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम हीट सप्लाई कर रहे हैं, सो हीट सप्लाइड टू द सिस्टम
पूरा नहीं लिख रही हूं, दैट इज इक्वल्स टू, अब हमने सिस्टम को जितनी हीट सप्लाई की पूरी की पूरी वर्क में कन्वर्ट की। तो इधर हमने हीट सप्लाई की और उधर सिस्टम ने क्या कर दिया, वर्क कर दिया। दैट इज इक्वल्स टू वर्क डन बाय सिस्टम। सिस्टम पूरी हीट को वर्क में कन्वर्ट करके बाहर निकाल देगा, तभी तो टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, है ना। हीट सप्लाइड और हीट एब्जॉर्ब भी बोल सकते हैं। और इसी तरह से अगर सिस्टम हीट क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है ना, हीट रिलीज्ड बाय सिस्टम। अगर सिस्टम हीट बाहर निकाल रहा है तो वो कैसे निकाल रहा है कि हम सिस्टम के ऊपर जो वर्क कर रहे हैं, तो उस वर्क करने से उसकी जो एनर्जी इंक्रीज हो रही है वो पूरी एनर्जी हीट बन के बाहर निकल रही है। ओके, सो दैट इज इक्वल्स टू वर्क डन ऑन द सिस्टम। ओके, ये एक छोटा सा कंसेप्ट होता है आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए जो हमारे दिमाग में रहना चाहिए। हम सिस्टम को जितनी हीट सप्लाई करेंगे, हमने हीट सप्लाई की, उसकी इंटरनल एनर्जी में डेल यू में कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है ना। तो जितनी हीट सप्लाई करेंगे वो पूरी हीट वर्क के फॉर्म में क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी। ओके, अब वर्क के फॉर्म में बाहर निकलेगी मतलब वर्क डन बाय द सिस्टम। तो हीट सप्लाई का साइन पॉजिटिव है और वर्क डन बाय द सिस्टम का साइन कैसा है, निगेटिव है। इसलिए इन दोनों का साइन कैसा होता है, ऑपोजिट होता है। ओके, तो इसकी भी हम गिफ्ट रैपिंग कर देते हैं, है ना। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में अगर हमने वर्क डन कैलकुलेट कर लिया तो उसका साइन चेंज कर लो तो हीट भी आ जाएगा। ओके, और किसी सिस्टम ने अगर हीट रिलीज किया तो वो कहां से आया, इंटरनल एनर्जी में तो कोई भी चेंज है नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, वर्क डन ऑन द सिस्टम करना पड़ेगा। तो जितना वर्क हम सिस्टम के ऊपर करेंगे उससे उसमें जो एनर्जी में इंक्रीमेंट होगा वो पूरी एनर्जी हीट बन के सिस्टम से बाहर निकल जाएगी। ओके, क्लियर। अब वैसे तो बड़ा सिंपल है, हमको वर्क डन कैलकुलेट करना है ना आइसोथर्मल रिवर्सिबल के लिए। तो दैट इज वर्क डन। अब मैं बाय द गैस और वो नहीं कर रही हूं, तो वर्क डन अपन सीधा सीधा लेते हैं। देखो, हमको पता है W इक्वल्स टू क्या होता है, माइनस P डेल्टा V। ओके, क्लियर। अच्छा, सिंस इट इज रिवर्सिबल प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस में चेंज कैसा होता है, बहुत स्मॉल होता है। मैं डीवी लिख देती हूँ यहाँ पे तो और आसान हो जाएगा, है ना। दैट इज पीडीवी। अब रिवर्सिबल प्रोसेस आप याद करो, मैंने आपको बताया था रिवर्सिबल वर्सेस इरिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस में हम सैंड का एक एक पाइल पिस्टन से उठाते हैं, राइट, है ना। आपको याद है ना, मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि m मास का पूरा सैंड पिस्टन के ऊपर रख दो और उसका एक एक पाइल उठाओ। तो जब आप एक पाइल उठाओगे तो पिस्टन थोड़ा सा लिफ्ट होगा, राइट, थोड़ा सा लिफ्ट होगा। अब उसमें गैस का प्रेशर थोड़ा सा चेंज होगा, बिल्कुल एक पाइल के हटाने से कितना मास में चेंज आया, ना के बराबर चेंज आया, है ना। तो ये अपन पूरा कर चुके हैं। तो इस केस में गैस का प्रेशर और एक्सटर्नल प्रेशर ऑलमोस्ट कैसा रहेगा, इक्वल रहेगा। ओके, तो इसको जरा हम देख लेते हैं। अगर वैसे आपको याद होना चाहिए बट इन शॉर्ट मैं बता देती हूँ यहाँ पे। जैसे ये एक सिस्टम कंटेनर है और कंटेनर के ऊपर ये मास लेस फ्रिक्शन लेस पिस्टन रखा हुआ है। ओके, और इसके ऊपर ये सैंड रखा हुआ है, ठीक है। और यहां अंदर से क्या लग रहा है, प्रेशर ऑफ गैस लग रहा है। ओके, और आउटसाइड से क्या लग रहा है, बाहर से जो लगने वाला है, यहां से क्या लग रहा है, एक्सटर्नल प्रेशर लग रहा है। ओके, क्लियर। अब अगर हम देखें यहां पर एक्सटर्नल प्रेशर में क्या है, अच्छा एक चीज और लिख दूं कि ये जो पूरा मास है, इसका पूरा जो मास है, मास सैंड का, दैट इज इक्वल्स टू, मैं ले लेती हूँ कैपिटल M, ऐसा यूनिट में ही ले रही हूं इसको। ओके,
अब हम देखते हैं कि P एक्सटर्नल में क्या इंक्लूडेड है ना। तो देखो P एक्सटर्नल में जो इंक्लूडेड है वो क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर PATM, राइट। यहाँ सराउंडिंग का प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर PATM है, प्लस mg अपॉन ए, ठीक है। और A क्या हो गया, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया, ठीक। अब जब हम एक पाइल निकालेंगे, एक पाइल उठाएंगे, तो प्रेशर में मतलब एम में बहुत हल्का सा चेंज आएगा आफ्टर रिमूविंग अ वन पाइल। लगभग अगर अपन देखें एक पाइल निकालने से मास में कितना अंतर आएगा, बिल्कुल जरा सा अंतर आएगा, है ना। तो यहां पर अगर हम देखें तो हम ये लिखते हैं P एक्सटर्नल माइनस P गैस दैट इज इक्वल्स टू dP, क्लियर। और dP मींस चेंज इन प्रेशर, और जो चेंज इन प्रेशर एक पाइल उठाने से आता है, और इट इज नियरली जीरो, क्योंकि एक पाइल में कितना सा मास होगा। अब ये जीरो है तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर वी कैन राइट P एक्सटर्नल इक्वल्स टू प्रेशर ऑफ गैस। तो ये तो कहानी हो गई। अब हम वर्क डन अगर देखें तो वर्क इक्वल्स टू हम क्या लिखते हैं, दैट इज इक्वल्स टू माइनस P एक्सटर्नल की जगह क्या लिख दूं, P गैस dV, ओके। और क्योंकि स्टेप्स बहुत स्मॉल हैं तो हम इसको क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे V इनिशियल से लेके V फाइनल की लिमिट तक, ओके। अब सिंस यहां पर P गैस है, प्रेशर ऑफ गैस है, तो हम क्या लिख सकते हैं, प्रेशर ऑफ गैस की जगह आइडियल गैस इक्वेशन लगाएं तो प्रेशर ऑफ गैस इक्वल्स टू क्या होता है, दैट इज n मोल्स nRT बाय V, ओके। तो यहां फाइनली क्या हो जाएगा हमारा, जरा देखें, वर्क इक्वल्स टू माइनस nRT बाय V, और ये क्या हो गया dV, और यहां पर लिमिट क्या लगी हमारी, V इनिशियल टू V फाइनल। इसका इंटीग्रेशन बहुत आसान है, देखो n कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है, T कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, ओके। और ये क्या हो जाएगा, वर्क इक्वल्स टू माइनस nRT लॉग V फाइनल माइनस V इनिशियल, ओके। ये कौन सा वर्क डन हुआ, ये रिवर्सिबल वर्क डन है, ठीक है। एक्सपेंशन हो या फिर कंप्रेशन, दोनों में यही यूज होगा, दोनों में यही यूज होगा। बस कंप्रेशन के केस में क्या होगा, V फाइनल लेस होगा, है ना, और एक्सपेंशन के केस में क्या होगा, V फाइनल ज्यादा होगा। तो ये हमारा रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस के वर्क डन का फॉर्मूला आ गया, ओके। अब क्योंकि प्रोसेस कैसा है, आइसोथर्मल है, यहां साइड में बता दे रही हूं मैं, आइसोथर्मल प्रोसेस है, मींस टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है, तो हम बॉयल्स लॉ अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर हमको पता है P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, तो हम यहां पर इस फॉर्मूले को कैसे लिख सकते हैं, रिवर्सिबल वर्क डन माइनस nRT लॉग, और यहां हम P इनिशियल अपॉन P फाइनल भी लिख लेते हैं, है ना। देखो वो V फाइनल अपॉन V इनिशियल था, तो यहाँ P इनिशियल माइनस P इनिशियल अपॉन P फाइनल भी लिख लेते हैं, ओके। तो ये हमारा क्या हो गया, रिवर्सिबल वर्क डन हो गया। अब जरा इरिवर्सिबल भी देख लेते हैं, फिर दोनों फॉर्मूले को समराइज करके लिख लेंगे, ओके। इरिवर्सिबल वर्क डन क्या होता है, अगर आपको याद हो बच्चों, एकदम से यहां पर हम सैंड नहीं रखें, पूरा का पूरा एक स्टोन रखें और उसको पूरे को हटा दें, तो वहां पर क्या होता है कि सडन मतलब लार्ज डिफरेंस होता है, डीपी कैसा होता है, लार्ज होता है। तो यहां पर हम इंटीग्रेट नहीं करेंगे, यहाँ पे डीपी नियरली जीरो था, हर स्टेप पे बहुत माइनर चेंज था, तो हमने क्या कर दिया, छोटे छोटे चेंजेस थे तो उसको इंटीग्रेट कर दिया।
अब इस केस में वर्क डन इक्वल्स टू होगा माइनस पी एक्सटर्नल एंड डेल्टा वी। क्लियर? बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है। ये फॉर्मूला एज इट इज हम यूज करेंगे किसके लिए? रिवर्सिबल वर्क डन, इरिवर्सिबल के लिए, सॉरी इरिवर्सिबल वर्क डन के लिए। ओके, क्लियर? तो अगर आप आइसोथर्मल प्रोसेस देखें तो रिवर्सिबल प्रोसेस और इरिवर्सिबल दोनों के लिए फॉर्मूला ही चेंज हो जाता है, फॉर्मूला ही चेंज हो जाता है। ओके, अच्छा, यूनिट में आपको वर्क की बता चुकी हूं, जूल है। और अगर प्रेशर एटीएम में है, वॉल्यूम लीटर में है, तो हम लीटर एटीएम को जूल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, कैलोरी को जूल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, या जूल को कैलोरी में कैसे करेंगे, ये सब अपन देख चुके हैं वर्क वाले लेक्चर में। ओके, तो यूनिट कन्वर्जन बहुत अच्छे से याद रखना। ओके, अब एक चीज और यहाँ पर मेरे दिमाग में आ रही है कि मैं आपको बता ही दूं, वैसे मुझे बता ही देनी चाहिए। देखो, जब हम रिवर्सिबल वर्क डन की बात करते हैं, ठीक है, रिवर्सिबल वर्क डन इज इक्वल टू क्या है हमारा? माइनस एन आर टी। अब हम इसको है ना ई बेस लॉग से बेटर 10 बेस लॉग में कन्वर्ट कर लें तो इट इज 2.303। केमिस्ट्री में 10 बेस लॉग ज्यादा काम आता है, लॉग वी फाइनल अपॉन वी इनिशियल। या तो ये कर ले हम, और हम क्या कर सकते हैं, वर्क इक्वल्स टू माइनस एन आर टी 2.303 लॉग पी इनिशियल अपॉन पी फाइनल, ये भी कर सकते हैं। ओके, अदर देन इट और हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि हम यहां पर क्या लगाते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन लगाते हैं, तो सिंस वी नो PV इज इक्वल टू nRT, है ना। आइसोथर्मल प्रोसेस में T कांस्टेंट है और NR तो कांस्टेंट है ही, है ना। तो यहां पर क्या हो जाता है, हम क्या लिख सकते हैं, P इनिशियल V इनिशियल इक्वल्स टू nRT होता है, ये भी हो सकता है, एज वेल एज P फाइनल V फाइनल इक्वल्स टू क्या हो सकता है, nRT हो सकता है। टेम्परेचर तो कांस्टेंट है ही, है ना। तो हम वर्क डन को क्या लिख सकते हैं, वर्क रिवर्सिबल इक्वल्स टू माइनस एनआरटी की जगह, सॉरी एनआरटी की जगह हम पीवी लिख सकते हैं, तो माइनस, या तो हम इनिशियल स्टेट का प्रेशर वॉल्यूम प्रोडक्ट लिख दें 2.303, 10 बेस में ही लिख रही हूं मैं, लॉग वी फाइनल अपॉन वी इनिशियल। और क्या कर सकते हैं हम, वर्क रिवर्सिबल इक्वल्स टू माइनस पी फाइनल वी फाइनल 2.303 लॉग वी फाइनल अपॉन वी इनिशियल। अब यहां पर आप P इनिशियल अपॉन P फाइनल भी कर सकते हो, है ना, कुछ भी कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है ना। तो आप एनआरटी की जगह आप क्या कर सकते हो, आप PI VI भी पुट कर सकते हो, एनआरटी की जगह आप PF VF भी पुट कर सकते हो। क्लियर? तो देखो, हमने आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए डेल यू डेल एच 0 है, वर्क डन कर लिया। अब बारी आती है क्यू की, है ना। तो अगर हमको क्यू रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए कैलकुलेट करना हो तो माइनस ऑफ वर्क रिवर्सिबल, है ना, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट है। डी क्यू रिवर्सिबल इक्वल्स टू क्या होगा, माइनस ऑफ वर्क रिवर्सिबल। मींस आप वर्क कैलकुलेट करो, उसका साइन चेंज कर दो। एज वेल एज अगर इरिवर्सिबल प्रोसेस है, डी क्यू इरिवर्सिबल इक्वल्स टू माइनस ऑफ वर्क इरिवर्सिबल। ओके, तो ये आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए हमने चारों चीजें कैलकुलेट कर दी, हीट, वर्क, डेल यू एंड डेल एच। एंड हीट कैपेसिटी आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए क्या होती है, इनफाइनाइट होती है, ये भी पता होना चाहिए। तो ये भी यहां पर लिख देते हैं, पीवी कर्व की तरफ बाद में आएंगे तो यहाँ पे भी लिख देते हैं C इक्वल्स टू इनफाइनाइट फॉर, ये बता चुकी हूं वैसे मैं आपको, आइसोथर्मल प्रोसेस।
ओके। अब देखो, ये मैंने आपको एक लेक्चर में बताया था, रिवर्सिबल वर्क डन वर्सेस इरिवर्सिबल वर्क डन। ओके, वो शीट भी मैं आपको यहाँ पे शेयर करके बता रही हूँ। ये मैंने आपको बताया था कि जैसे पहले मैंने किसका केस लिया था, एक्सपेंशन का, तो सिंगल स्टेप एक्सपेंशन, 2 स्टेप एक्सपेंशन, याद आया कुछ, है ना। तो जितने ज्यादा स्टेप बढ़ते जा रहे हैं, अमाउंट ऑफ वर्क डन बढ़ता चला जा रहा है। और हमको मैक्सिमम वर्क डन कब मिला था, इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप में। मींस एक्सपेंशन के केस में रिवर्सिबल वर्क डन कैसा होगा, मैक्सिमम होगा, क्योंकि स्टेप्स क्या हो रहे थे, इंक्रीज हो रहे थे। और कंप्रेशन के केस में क्या हुआ था, उल्टा हुआ था। सिंगल स्टेप में मैक्सिमम एरिया अंडर द कर्व आया था, वर्क डन मैक्सिमम था। और जैसे जैसे स्टेप्स इंक्रीज हुए, जैसे जैसे स्टेप इंक्रीज हुए, वर्क क्या हुआ, कम हुआ। और अगर हम रिवर्सिबल कंप्रेशन की तरफ आएंगे तो इनफाइनाइट स्टेप्स होंगे, तो वर्क कैसा हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। ओके, तो ये चीज हमको याद रखनी है यहाँ पर। बड़े काम का बंदर नाचे तो जितेंद्र, है ना। लेकिन ये याद रखना है जितेंद्र को कि अगर हम बात करें इन केस ऑफ एक्सपेंशन, एक्सपेंशन मीन्स वर्क डन बाय द सिस्टम, है ना, वर्क डन बाय द गैस और बाय द सिस्टम, कुछ भी कह लो भाई, सिस्टम काम कर रहा है ना। तो हम तो उसकी बात करते हैं, जो काम करता है हम उसकी बात कर रहे हैं। तो एक्सपेंशन के केस में क्या होगा, रिवर्सिबल वर्क डन कैसा होगा, मैक्सिमम होगा। एंड वर्क इरिवर्सिबल कैसा होगा, मिनिमम होगा। क्लियर। तो ये ज्यादा होगा, मींस रिवर्सिबल वर्क डन इज ग्रेटर देन इरिवर्सिबल वर्क डन। एंड इन केस ऑफ कंप्रेशन क्या होगा, वैसे मैं ये क्यों लिख रही हूं, ये मैं आपको सब बता चुकी हूं। इन केस ऑफ कंप्रेशन वर्क डन ऑन द सिस्टम यहां पर क्या होगा, रिवर्सिबल वर्क डन कैसा होगा, मिनिमम होगा। ओके, वर्क रिवर्सिबल कैसा होगा, मिनिमम होगा, लेस होगा। एंड इरिवर्सिबल सिंगल स्टेप कैसा होगा, मैक्सिमम होगा। एक मिनट, यहां पर मैं मेंशन कर देती हूं कि रिवर्सिबल मिनिमम कब होगा, सिंगल स्टेप, एक स्टेप में, एक झटके में काम तमाम। ओके, क्लियर। अब अपन आते हैं जरा पीवी ग्राफ फॉर वर्क डन। बड़ी देर से हेडिंग पड़ी हुई है, वहां तक अपन आ नहीं पाए, लेकिन आप पढ़ चुके हो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। पीवी ग्राफ फॉर वर्क डन, कौन सा, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। सबको पता है, अपन बहुत अच्छे से इसको डिस्कस कर चुके हैं, बस थोड़ा सा एक रिवीजन सॉर्ट ऑफ ले लें। देखो, सिंपल सी बात है, ये मैं उसका एक्सपेंशन का केस ले लेती हूं। तो देखो, ये मेरा कैसा है, ये एक्सपेंशन का केस है। ये पी इनिशियल, एक्सपेंशन में इनिशियल प्रेशर ज्यादा होगा, और ये कौन सा है, फाइनल प्रेशर। ओके, और ये है इनिशियल वॉल्यूम। तो ये तो हो गई हमारी इनिशियल स्टेट, राइट, ये इनिशियल स्टेट हो गई, राइट। भाई गैस स्टार्टिंग इस स्टेशन पे खड़ी हुई है, राइट, इस स्टेशन पर आपकी गैस खड़ी हुई है, सिस्टम आपका यहाँ है। और अब आपको लेकर उसे कहाँ जाना है, लेकर आपको जाना है उसे वी फाइनल।
मतलब ये आपका डेस्टिनेशन हो गया, आपको यहां तक उसे लेकर जाना है। ठीक है, ओहो मैंने लाइन क्यों खींच दी सीधी, यहां तक लेकर जाना है। अब आपके पास दो तरीके हैं, रिवर्सिबली धीरे 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 लेके जाओ, है ना, तो धीरे 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 ये चला, धीरे 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 हर स्टेशन पे रुकती हुई छुक 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 गाड़ी चली, हर स्टेशन पर जरा सी चली रुक गई, जरा सी चली रुक गई, तो धीरे 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 इनफाइनाइट टाइम में पहुंच जाएगी। तो ये हमारा हो गया एरिया अंडर द कर्व, ये हो जाएगा हमारा वर्क रिवर्सिबल। और हम धीरे 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 ना करें और झटके में कर दें पूरा, ठीक है, पूरा एक झटके में काम तमाम कर दें, ठीक, तो ये हमारा क्या हो गया, एक झटके में यहाँ पे आ गई, ये एरिया अंडर द कर्व हमारा क्या हो गया, इरिवर्सिबल वर्क डन। ठीक है, ये कौन सा हो गया, अब कनेक्ट तो कर नहीं सकती हूँ को, ऐसे कनेक्ट कर दूंगी तो रिवर्सिबल प्रोसेस हो जाएगा, तो ये हो गया, रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा वर्क इरिवर्सिबल को। ओके, और ऐसा ही ग्राफ अगर हमने उसके लिए बनाया, कंप्रेशन के लिए बनाया, वैसे आप बना सकते हो, तो वो मैं नहीं बना रही हूँ, मैंने आपको बना के बता दिया था। ये देखो कंप्रेशन के केस में ये रहा, देखो ये सिंगल स्टेप कंप्रेशन, देखो एक झटके में पूरा ऑरेंज वाला शेड, और ये कैसा हो गया, रिवर्सिबल कंप्रेशन। ओके, तो ये वाला पार्ट क्लियर हो गया है ना, तो और ये हम एक लेक्चर पूरा कर ही चुके हैं, तो ये रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल का ग्राफ, ये एक्सपेंशन के लिए, कंप्रेशन के लिए भी आप ऐसे ही बना लेना। अब यहां पर एक चीज है जो अभी तक हमने पढ़ा, उसका कंक्लूजन, whenever system gas does work on surrounding, कोई भी गैस या सिस्टम सराउंडिंग के ऊपर काम कर रही है, इट विल बी मैक्सिमम इन केस ऑफ रिवर्सिबल, भैया मैक्सिमम होगा जब वो रिवर्सिबल करेगी, ठीक है, एंड whenever work is done on the system या गैस पर होगा, इट विल बी मिनिमम इन केस ऑफ रिवर्सिबल वर्क। तो ये तो अच्छी बात हो गई। इसीलिए हम क्या करते हैं, जितनी भी मशीनरी और इंजन होता है ना, उनको रिवर्सिबली डिजाइन करते हैं। रिवर्सिबली क्यों डिजाइन करते हैं कि हम तो मान लो सराउंडिंग है और मशीन क्या हो गई, सिस्टम हो गई, तो अब अगर अपन रिवर्सिबल बात करेंगे तो जो मशीन वर्क करेगी तो एक्सपेंशन होगा, ठीक है, तो हमको वो मैक्सिमम वर्क देख सके, एक्सपेंशन के केस में रिवर्सिबल एक्सपेंशन मैक्सिमम होता है, ठीक है, और जब हमको काम करना पड़े, जब हम उस मशीन पे काम करेंगे, मतलब कंप्रेशन होगा, तो रिवर्सिबल के केस में रिवर्सिबल कंप्रेशन मिनिमम होता है, तो हमको मिनिमम देना पड़े, मतलब इनपुट हमारा कैसा हो, मिनिमम हो, इनपुट वर्क डन बाय सराउंडिंग, ये क्या लिखा होगा, सराउंडिंग नहीं है भैया, सराउंडिंग है, ठीक है, स्पेलिंग करेक्ट कर लेना। तो इनपुट मतलब वर्क डन बाय सराउंडिंग, ये मिनिमम होना चाहिए, और आउटपुट मतलब वर्क डन बाय इंजन और मशीन और गैस, दैट शुड बी कैसा होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। इसलिए हम हर मशीनरी को रिवर्सिबली डिजाइन करते हैं। ओके, अच्छा, एक और चीज, वैसे ये मैं आपको बता चुकी हूँ, whenever expansion compression takes place against constant external pressure, तो प्रोसेस कैसा होता है, इरिवर्सिबल होता है, प्रोसेस कैसा होता है, इरिवर्सिबल होता है। क्लियर, ठीक है, तो देखो भाई, हमने आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए क्या कर लिया, डेल यू डेल एच, हीट कैपेसिटी इनफाइनाइट है लेकिन देख तो लिया, डेल यू डेल एच और डी क्यू वर्क डन सब कैलकुलेट कर लिया। अब हम आते हैं रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल आइसोकोरिक प्रोसेस। तो देखो भैया, बड़ी सीधी सी बात है, आइसोकोरिक प्रोसेस का मतलब क्या होता है, डेल्टा वी क्या हो गया, डेल्टा वी हो गया 0, और डेल्टा वी 0 हो गया, देयरफॉर पीडीवी इक्वल्स टू 0, ठीक है, प्रेशर वॉल्यूम प्रोडक्ट जो है वो 0 हो जाएगा, एंड डेल यू इक्वल्स टू क्या होता है, डी क्यू माइनस पी डेल वी। अब इसमें से कौन सी टर्म 0 हो गई, इसमें से ये वाली टर्म 0 हो गई, राइट, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, डेल क्यू इक्वल्स टू या डेल यू इक्वल्स टू क्या हो गया, डी क्यू हो गया। मीन्स आइसोकोरिक प्रोसेस सीधा सीधा ये कहता है
कि आइसोकोरिक में अगर आपको याद हो तो मैंने लास्ट उसमें भी आपको बताया था कि एक रिजिड वॉल कंटेनर है। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था, मैं आपको बता देती हूँ, ये मैंने बताया था आपको, देखो सिंपल सी बात है ना। देखो वॉल्यूम कांस्टेंट है, हम जितनी हीट इसको सप्लाई करेंगे हीलियम को, वो उसकी इंटरनल एनर्जी में चेंज लाएगा। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है। ये हम लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं, तो बस वही चीज अप्लाई करनी है। तो यहां पर जितनी भी हीट हम सप्लाई करेंगे, हीट सप्लाई टू द सिस्टम causes change in internal energy, सीधा सीधा सा कंसेप्ट है ना। तो यहां पर क्या बोलेंगे, हीट सप्लाइड इक्वल्स टू व्हाट, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, है ना, और इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। ओके, दैट इज इक्वल्स टू डेल्टा यू। और डेल्टा यू बेसिकली क्या होगा, इंक्रीज होगा। भाई हीट सप्लाई कर रहे हैं तो डेफिनेटली क्या होगा, इट इंक्रीजेस। ठीक, और अगर हम इसमें से हीट क्या कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं, हीट रिलीज्ड बाय द सिस्टम का अगर कुछ ऐसा है, हीट रिलीज्ड, heat released equals to also causes delta u of the system। लेकिन यहां पर इंटरनल एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी। भाई जो वो हीट रिलीज कर रहा है उसके पास कोई और तो सोर्स है नहीं, वर्क तो हम कर ही नहीं रहे, तो वो अपनी इंटरनल एनर्जी में से ही हीट का कंटेंट निकाल के क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है। ओके, तो dq हो गया, डेल्टा u हो गया, तो है ना। अब देख लेते हैं तो हमने क्या क्या निकाल लिया, पहले उसको समराइज कर लेते हैं। तो सबसे पहली बात, वर्क डन 0, ठीक है। नंबर 2, डेल यू इक्वल्स टू क्या हो गया, डी क्यू हो गया, ठीक है। और नंबर 3, डी क्यू इक्वल्स टू क्या होता है, डी क्यू इक्वल्स टू हो जाएगा एन सी वी, नहीं यहाँ पे डेल्टा टी तो अब, हाँ सॉरी, हाँ एनसीवी डेल्टा टी, राइट, ये हम कर लेंगे। अब देखो वैसे तो आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए डेल एच का कोई मतलब ही नहीं है ना, लेकिन फिर भी अगर कोई पूछ ले कि भैया डेल यू क्या होगा, तो डेल यू सॉरी डेल एच क्या होगा, तो डेल एच इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एनसीपी डेल टी। डी क्यू के बराबर नहीं होगा, दैट विल बी इक्वल्स टू एनसीपी डेल टी। भाई कोई गैस है, अगर उसका सीवी पता है तो सीपी भी हम पता कर ही सकते हैं, हमारे लिए कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं है, हमको सीपी और सीवी में रिलेशन मालूम है, सीपी माइनस सीवी इक्वल्स टू आर, है ना। तो देखो वर्क डन निकल गया, डेल यू निकल गया, डेल क्यू भी निकल गया, डेल एच भी निकल गया, डेल यू भी क्या हो जाएगा, अच्छा हाँ हाँ हाँ, एक चीज और यहीं पर देयरफॉर हम डेल यू इक्वल्स टू भी क्या लिख सकते हैं, एन सीवी डेल टी। और हीट कैपेसिटी की बात करें तो दैट इज इक्वल्स टू सीवी, मोलर हीट कैपेसिटी तो सीवी है ही, वो हमको दिख ही रही है। तो ये पूरा हमारा कौन सा हो गया, आइसोकोरिक प्रोसेस। और इसका पीवी कर्व कैसा आता है, इसका पीवी कर्व भी हम सीख चुके हैं। ओके, नाउ अब हम आते हैं आइसोबैरिक प्रोसेस, ठीक है, रिवर्सिबल आइसोबैरिक प्रोसेस। अच्छा, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल आइसोकोरिक प्रोसेस सेम में ही होगा, हमको इसमें ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करना है क्योंकि वर्क डन 0 है, तो बाकी सारी चीजें तो जाने दो। और डेल यू डेल एच कैसे हैं, स्टेट फंक्शन है, कैसे हैं, स्टेट फंक्शन है, तो इसलिए हमको दिमाग लगाना है, रिवर्सिबल पाथ से मिले या इरिवर्सिबल पाथ से मिले, हमको कोई लेना देना नहीं है। ओके डन। अब बात आती है आइसोबैरिक प्रोसेस की, ये प्रोसेस हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आइसोकोरिक तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है भी नहीं क्योंकि केमिकल प्रोसेस या केमिकल रिएक्शन मोस्टली ओपन कंटेनर में होती है। मैं बीच में इसलिए रुकी, मुझे हंसी भी आई कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है भी नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा बोलना चाहिए मुझे कि आइसोकोरिक से हमारा सामना जरा कम होगा।
आइसोबैरिक से हमारा सामना बार बार, निरंतर, लगातार, हर सवाल में, मतलब केमिकल रिएक्शन आएगी तो वहां आइसोबैरिक से सामना ज्यादा होगा। तो जिस दुश्मन से हमारा सामना ज्यादा होता है उसके अगेंस्ट तैयारी ज्यादा करनी पड़ती है, और जिससे कम होता है उससे तो अपन उसको तो हैंडल कर लेते हैं, और वो है भी बहुत नन्ना मुन्ना सा दुश्मन। अब बात करते हैं हम आइसोबैरिक प्रोसेस की। आइसोबैरिक प्रोसेस में बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज है, देखो बड़े मजे की बात। ओपन वेसल में जितनी रिएक्शन होती हैं जिनमें अगर गैस इन्वॉल्व हो, अभी अपन आइडियल गैस की बात कर रहे हैं ना, तो gaseous reactions या gases involved in the reaction which take place in open vessel are always irreversible। ये हमने केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ा था। क्यों? क्योंकि गैस तोड़ जाएगी तो रिवर्सिबल तो हो नहीं सकता। बड़ा इंटरेस्टिंग सा पॉइंट है, तो ये मैं लिख देती हूँ जरा यहाँ पर। क्या? gaseous reaction occurs in open vessel are always irreversible, है ना। गैशियस रिएक्शन का मतलब कि गैस इन्वॉल्व होनी चाहिए, है ना। एक दो जितनी भी गैशियस रिएक्शंस अकर इन ओपन वेसल। ओपन वेसल में इक्विलिब्रियम तो अटेन होगा ही नहीं, कभी नहीं होगा गैसियस के लिए। ओपन वेसल आर ऑलवेज इररिवर्सिबल। ठीक है, ये तो गैसियस की बात हो गई। और वैसे भी अगर अपन जनरली देखें, नॉन गैसियस रिएक्शन के लिए भी देखें, तो जनरली रिएक्शन अकर इन ओपन वेसल आर इररिवर्सिबल। ऑलवेज की जगह जनरली लगा देंगे, मतलब उसमें से किसी में ओपन वेसल में इक्विलिब्रियम अटेन हो जाता है और किसी में नहीं होता। तो जनरली कैसी होती है? इररिवर्सिबल होती है। ये बात तो क्लियर हो गई। अब रिएक्शन इररिवर्सिबल है, इसका मतलब ये नहीं कि प्रोसेस भी इररिवर्सिबल है। ओके, प्रोसेस कैसा होता है? सिंस प्रेशर ऑफ गैस डिफाइंड ड्यूरिंग होल ऑफ द प्रोसेस इज कांस्टेंट, मतलब आइसोबैरिक में अगर हम देखें तो गैस का प्रेशर कैसा होता है? कांस्टेंट होता है। पी गैस या पी सिस्टम कैसा होता है? कांस्टेंट। अब अगर गैस का प्रेशर कांस्टेंट है, मतलब डेल्टा पी क्या हो गया? 0 हो गया। सिंस प्रेशर ऑफ गैस इज डिफाइंड ड्यूरिंग होल ऑफ द प्रोसेस एंड हेंस द प्रोसेस इज रिवर्सिबल, बिकॉज यहां लिख देते हैं पी गैस इज कांस्टेंट। कैसा है? कांस्टेंट है। ओके, तो पहली बात तो ये क्लियर हो गई कि भाई जब भी हम रिवर्सिबल आइसोबैरिक की बात करेंगे तो रिवर्सिबल की बात करेंगे, है ना। अब हम देख लेते हैं वर्क डन निकाल लें, तो वर्क इक्वल्स टू क्या होगा? माइनस पी डेल्टा बी। ठीक है, अच्छा ओपन वेसल है तो यहां पर ये याद रखना है हमको, पी गैस इक्वल्स टू पी एक्सटर्नल। ठीक है, तो कोई टेंशन नहीं है। तो यहाँ पर वैसे तो हम यहाँ पर एक्सटर्नल प्रेशर ही रखते हैं, और ओपन वेसल है तो गैस का प्रेशर उतना ही होगा। वर्क हमेशा एक्सटर्नल प्रेशर के अगेंस्ट ही होता है, सो पी एक्सटर्नल ऐसे लिख देती हूँ, और दैट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? डेल्टा वी। तो भाई पहला पार्ट वर्क क्लियर हो गया। ओके, अब बात करते हैं धीरे धीरे हम वर्क के बाद। अगर हम हीट की बात करें तो कांस्टेंट प्रेशर पर हमको पता है dq इज इक्वल टू डेल एच, यस, एंड दैट इज इक्वल टू एनसीपी डेल्टा टी। ठीक है, क्लियर। तो हीट हमारी किसके बराबर होगी? एनसीपी डेल्टा टी के बराबर होगी, एंड दैट इज इक्वल्स टू डेल एच होगा। और तो हमने दो चीजें एक साथ कर ली। अब लास्ट में आता है हमारा डेल यू। वैसे तो आइसोबैरिक प्रोसेस में डेल यू डिफाइन नहीं करते, जैसे मैंने बताया था कि आइसोकोरिक में डेल एच नहीं करते, बट कोई अगर पूछ ले तो वी शुड नो दैट इज इक्वल टू एनसीपी डेल टी। ओके, तो ये हो गई चारों चीजें, आइसोकोरिक, आइसोबैरिक एंड आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। ओके, अब आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए बस हमको ये याद रखना है कि रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए वर्क डन का फॉर्मूला अलग है, एंड इररिवर्सिबल के लिए वर्क डन का फॉर्मूला
अलग है। तो ये मैं यहां लिख देती हूं, है ना, ये क्योंकि लिखना अति आवश्यक है, और अति आवश्यक का मतलब तो समझते हो ना, अत्यंत आवश्यक है। अदरवाइज क्या हो जाएगा, इसमें जाना था जापान पहुंच गए चीन समझ गए ना, फॉर्मूला गलत लगाया मतलब गलत ट्रेन में बैठे, तो डेफिनेटली डेस्टिनेशन भी गलत होगा। तो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए स्पेशली इसलिए लाल निशान खतरे की घंटी के साथ ये आपको बताया जा रहा है ना, फॉर, हालांकि बता चुकी हूं लेकिन दोबारा लिख रही हूं, फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। देखो याद रखना, बहुत काम की चीज है, बहुत 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 काम की चीज है। आइसोथर्मल प्रोसेस में ये याद रखो, पी फाइनल रिवर्सिबल प्रोसेस से मिले या फिर पी फाइनल इरिवर्सिबल प्रोसेस से मिले, इक्वल होगा। देखो ग्राफ दिखा देती हूँ, मैंने बताया था ना यहाँ पर ग्राफ, देखो पी फाइनल सेम है, ये पर्पल डॉट है ना, सेम है, राइट, आया या नहीं आया भाई, फाइनली हम यहां तक पहुंचे, ये पिंक वाला डॉट सॉरी, है ना। तो ये देखो पी फाइनल दोनों से हम सेम फाइनल प्रेशर तक पहुंचे, है ना, और पी इनिशियल भी हमारा कैसा है, सेम है, तो पी फाइनल सेम है, एज वेल एज पी इनिशियल भी सेम होना चाहिए। तो प्रेशर, मैं पहले रिवर्स इनिशियल लिख दूं, है ना, रुको रुको इसको ना आई कर देते हैं, अपना क्या जा रहा है, आज आज दिल निचोड़े, कौन सा गाना है, रात की मटकी तोड़े, और ये क्या है, पता नहीं क्यों ये गाना याद आ गया, एक्चुअली मुझे सुनाई दे रहा है कहीं बाहर बज रहा है, और यहाँ पी फाइनल इज इक्वल टू क्या हो गया, कोई गाना है क्या ऐसा, मतलब फाइनल प्रेशर आप रिवर्सिबल इरिवर्सिबल किसी भी पाथ से जाओ बिल्कुल सेम होगा। सेम चीज हम लिखेंगे वी वॉल्यूम के लिए, टेम्परेचर तो कांस्टेंट है ही, कोई टेंशन ही नहीं है, वी इनिशियल सेम है, तो डेफिनेट सी बात है वी फाइनल आप किसी भी पाथ से पहुंच जाओ, किसी भी पाथ से, वो क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। आया, लेकिन तो पैरामीटर्स तो सेम है इनिशियल फाइनल, लेकिन वर्क का फॉर्मूला अलग है। इंपॉर्टेंट क्या है, वर्क रिवर्सिबल का फॉर्मूला है हमारा -2.303, 10 बेस में लिख रही हूं ना, nRT log 10 बेस log V final upon V initial, and work irreversible, sorry, that is equals to minus P external delta V। फॉर्मूला ही चेंज कर दो और Q क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट साइन हो जाएगा, है ना। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में ये याद रखना, फॉर्मूला अलग है, बाकी सारी वैल्यूज सेम है, फॉर्मूला अलग है लेकिन बाकी सारी वैल्यूज कैसी हैं, सेम है, रिवर्सिबल वर्सेस इरिवर्सिबल के लिए। ओके, तो ये एक्सप्लेनेशन था कि हम कैसे करेंगे। अब मैं इस लेक्चर को यही 2 पार्ट में ब्रेक कर रही हूं, न्यूमेरिकल के लिए इसी लेक्चर का हम देखेंगे सेकंड पार्ट। ओके।